बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड्स, इसका पार्ट 10 जो है हम करने जा रहे हैं। और इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, जितनी भी वर्कड एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट तो इसमें है ही नहीं, फिर MCQs को देखेंगे, फिर CRQs को देखेंगे, फिर ERQs को देखेंगे और फाइनली फिर न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ये 5 टारगेट्स हैं इस वीडियो के। ठीक है, कितने पूरे होते हैं ये तो अल्लाह को पता है। पिछली वीडियो अगर देखनी हो तो यहाँ ऊपर देखिए, आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगला पार्ट अगर देखना हो तो आपको वीडियो के लास्ट में अगला पार्ट मिल जाएगा। हर वीडियो में यही सिस्टम है कि पिछली पार्ट देखना है तो यहाँ पर ऊपर आपको लिंक शो हो जाएगा और अगला पार्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा आप सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हैं तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री भी आप देखेंगे यकीनन। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट में बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 12 केमिस्ट्री, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, सब कुछ, एक नुक्ता भी आपकी बुक में से छोड़ा नहीं है, सिलेक्टेड टॉपिक नहीं है, मुकम्मल बुक जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मुकम्मल बुक जो है वो बना के अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में चले जाएं, ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इसी के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें। ठीक है, पेज खुल जाएगा, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखें, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चले जाएं, सारी वीडियोस मौजूद हैं वहाँ पर 13 चैप्टर्स की। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चले जाएं, सारी वीडियोस हैं वहाँ पर 12 चैप्टर्स की। ठीक है भाई, और 12 फिज़िक्स की भी प्लेलिस्ट वहीं है और बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलते हैं, हम वर्कड एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। पहले वर्कड एग्जाम्पल्स की ज़रूरत क्यों है आखिर, जबकि इनका तो सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद ही है। आप रट्टे वाले तो नहीं है ना, समझने वाले हैं बस? ठीक है, अगर आप समझने वाले हैं, रट्टे वाले नहीं हैं ना, तो बस तो फिर आपको इंशाल्लाह मुबारक हो, आपका ECAT टेस्ट, आपका MD CAT टेस्ट, या बच्चे आप अगर इंडिया से हैं, ठीक है, तो नीट मेंस एडवांस वगैरह जी, इसकी आपको पहले से मुबारकबाद दे दूं, आप वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर तो आप रट्टे वाले नहीं हैं तो समझने वाले हैं, तो भाई समझने वाले समझ लें कि जितनी एग्जाम्पल्स पे आपकी पक्की ग्रिप होगी ना, उतनी अच्छी ही जो है आप न्यूमेरिकल्स के ऊपर ग्रिप करेंगे। देखिए, मेरा भी तो दिमाग ख़राब नहीं है ना, आखिर मैं क्यों करवा रहा हूँ, इसके पीछे कोई तो लॉजिक है। प्लस ये कि जितनी मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पर हमें इसमें पता लग जाती हैं। ठीक है, पहली जो वर्कड एग्जाम्पल है, इसका डेटा जो है मैं बना देता हूँ आपके सामने और आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कि इसमें बोल क्या रहा है। 18.1 ये वर्कड एग्जाम्पल पेज नंबर 57 पर है। बोल रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और वो 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से, और उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है। आप जो है फोर्स बता दीजिए। अगर करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है 4 टाइम्स, लेंथ जो है वो हाफ कर देते हैं आप, और मैग्नेटिक फील्ड को ट्रिपल्ड कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर इसने टाइम्स में बात की है, मतलब कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, गुना 10 गुना 5 गुना 4 गुना इसमें बात की है, तो एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हमारे पास जो जवाब फोर्स का आएगा ना, वो भी टाइम्स में ही आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पहली वर्कड एग्जाम्पल जो है उसको देख लें। सबसे पहले थीटा हमारे पास, एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद जो है लेंथ जो है, लेंथ बोल रहा है हमारे पास क्या होगी, लेंथ जो है हमारे पास ओरिजिनल लेंथ का हाफ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी होगी, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का 3 टाइम्स। ठीक है, और करंट हमारे पास कितना होगा, करंट हमारे पास होगा ओरिजिनल करंट का 4 टाइम्स। ठीक है, फोर्स आपसे पूछ रहा है, ये फोर्स आपसे पूछ रहा है। यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा F = BI
एल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, ठीक है। F इज इक्वल टू बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है 3B मल्टीप्लाई बाय 4I मल्टीप्लाई बाय L कितना है, L अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 90, साइन 90। आप इसको सॉल्व करेंगे इजीली तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 6BIL, 6BIL, ये आपके पास जवाब आएगा। इसका क्या मतलब है 6BIL का, इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है, फोर्स इज 6 टाइम्स, फोर्स इज 6 टाइम्स, ठीक है भाई। ये हो गया 18.1। 18.2 जो है इसको देख लेते हैं। एटीन पॉइंट टू, पहले 18.1 हो गई, एटीन पॉइंट टू का डेटा, पहले 18.2 समझ लीजिए आपसे बोल क्या रहा है। इसमें आपसे कह रहा है कंडक्टर है, उसकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है। जब सेंटीमीटर की बात आएगी ना तो आपको मीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। करंट जो बता रहा है वो 5 एम्पेयर बता रहा है, ठीक है। और ये कंडक्टर जो है वो रखा हुआ है परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे एक मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड उसने बताई है 2 × 10⁻³ टेस्ला। फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कह रहा है यहाँ पर, तो ये असल में मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर। आप जो है वो फोर्स फाइंड आउट कीजिए कंडक्टर के ऊपर। पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास लेंथ जो है उसने हमें दी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 50 × 10⁻² मीटर, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद करंट जो है इसने बताया 5 एम्पेयर है, और जो है परपेंडिकुलर बता रहा है, परपेंडिकुलर एंगल बता रहा है, मतलब 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो आपको बता रहा है ये 2 × 10⁻³ टेस्ला, ठीक है भाई। फोर्स आपसे बोल रहा है कि फोर्स जो है वो बता दीजिए। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू BIL। कॉस थीटा साइन थीटा लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो परपेंडिकुलर जब कह रहा है और 90 डिग्री एंगल कह रहा है तो इसका जवाब 1 आएगा, ठीक है। तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। F इज इक्वल टू BIL लगाएंगे आप। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास कितनी है, वो है 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 50 × 10⁻²। तो फोर्स जो आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, 5 × 10⁻³ न्यूटन। क्योंकि ये टेस्ट एडिशन है इसलिए इस बुक के अंदर मिस्टेक्स भी हैं। आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें भी मिस्टेक्स नज़र आएंगी। ये अभी वर्कड एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, इसमें भी आपको मिस्टेक्स जो है वो नज़र आएंगी, ठीक है भाई। 18.3 देख लें। 18.3 18.3 के अंदर आपसे बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आप कैलकुलेट करें, ठीक है। रेक्टेंगुलर लूप है और उसकी डायमेंशन उसने सेंटीमीटर में बताई है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ जो है उस रेक्टेंगुलर लूप की उसने बताई है 5 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसके सामने रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड के सामने रखी हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो उसने बताई है 0.2 टेस्ला, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि, बल्कि बोल तो शुरू में ही दिया कि यार मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करें, ठीक है।
तो इसका डेटा लिख लें पहले। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। इसके साथ छोटा सा एक बी भी लग जाएगा, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। नंबर 2, उसने आपको रेक्टेंगुलर लूप जो है वो भी दिया है, मतलब उसने आपको क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। देखें एरिया, इसको मैं डायरेक्ट एरिया अगर लिख दूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ये एरिया है 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर जो है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा 0.05 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर जो बनेगा ये 0.10 मीटर बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये ए आ गया आपके पास, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद उसने मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बताई है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसने बताई है 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जो आएगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका फॉर्मूला ये आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स ये फाई है, इसको थीटा मत बना दीजिएगा, PHI फाई, PHI फाई है ये, ठीक है। थीटा ऐसे होता है इस तरह का, ये फाई है, तो ये फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, PHI फाई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। छोटा सा बी लगेगा, BA कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ गया बी की जगह पर क्या आ गया हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय एरिया हमारे पास कितना है 5 इंटू 10⁻³ मीटर। कॉस थीटा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने बता दिया है कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकलेगा ये निकलेगा आपके पास 0.001 WB, ठीक है। ये हमारे पास WB वेबर को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है वेबर, वेबर, ठीक है भाई। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ वेबर, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। 18.3 की तरफ 18.4 की तरफ चलते हैं। वर्कड एग्जाम्पल्स 18.4। 18.4 के अंदर आपसे कह रहा है हाँ, ये सोलेनॉइड वाला है, ठीक है, कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500 टर्न्स पर मीटर है, ठीक है। करंट जो है यहाँ पर 2.5 एम्पेयर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, वो बता देता हूँ अभी। 18.4 देख लें पहले। अगर आपको याद हो, हमने जब सोलेनॉइड वाला टॉपिक देखा था तो उसके अंदर हमने ये देखा था करंट डेंसिटी, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं करंट डेंसिटी को। इसके लिए नंबर ऑफ़ टर्न्स आपको चाहिए होते हैं और लेंथ जो है वो आपको चाहिए होती है। नंबर ऑफ़ टर्न्स को आप जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है उसमें 500 दिए हैं पर मीटर, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये n की वैल्यू आपके पास 500 आ गई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, ठीक है। करंट जो है उसने बताया आपको कितना है 2.5 एम्पेयर, 2.5 एम्पेयर। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो आपसे बोल रहा है कि इसको आप फाइंड आउट करें। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, फॉर्मूला यहाँ पर ये B बराबर है μ0 n और ये L, μ0 n L,
अब ये जो उसने हमारे पास ये आई है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है हमारे पास कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय n आपने अभी कैलकुलेट किया है, ये 500 करंट डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 2.5। अब यहाँ बुक में जो दिया हुआ है ना, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। बुक में उसने दिया हुआ है हमारे पास कितना 2.5, यहाँ पर भी 2.5 ही है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें अगर आप, तो ये बनेगा 4 पाई, पाई की वैल्यू क्या है आपके पास 3.14 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो जवाब आएगा 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अच्छा, बुक के अंदर ये जवाब नहीं है, बुक के अंदर जो है जवाब वो 3.14 इंटू 10⁻³ है, जो कि मिस्टेक है। आप इसको चेक कीजिएगा तो ये आपका जवाब आएगा, ना कि ये आएगा 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अच्छा, एक फिर हमारे पास मिली टेस्ला होता है, तो टेस्ला से अगर आपको मिली टेस्ला की तरफ जाना हो तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। तो इसी को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो मिली टेस्ला आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मिली टेस्ला 1.57 मिली टेस्ला, 1.57 मिली टेस्ला। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे चलें। तो ये मिस्टेक थी। अब 18.5 की तरफ देख लीजिए, 18.5 की तरफ। 18.5 जो है ये टोरॉइड वाली वर्कड एग्जाम्पल है। इसके अंदर टोरॉइड का बोल रहा है कि इसमें जो है वो टोरॉइड के 1000 टर्न्स हैं और करंट जो है वो 3 एम्पेयर है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन रेडियस जो बता रहा है वो 0.1 मीटर बता रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो आपसे कह रहा है कि टोरॉइड के अंदर आप कैलकुलेट करके बताएं। तो यहाँ पर इसका डेटा लिख लें। यहाँ मिस्टेक है बेसिकली, मैं पिछली वर्कड एग्जाम्पल में देखता रहा कि यार वहाँ मिस्टेक है, वहाँ पर भी मिस्टेक है। खैर आंसर सही नहीं आ रहा, आंसर वही है जो कि मैंने बताया। और यहाँ पर भी मिस्टेक है, 18.5 में भी मिस्टेक्स इतनी जगह है ना, वो याद नहीं रहता कि कौन सी जगह थी कौन सी जगह नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ पर 18.5 जो है इसका डेटा नोट कर लें। आपके पास नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितने 1000 टर्न्स। ठीक है, और करंट जो है I से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास 3 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर। और यहाँ रेडियस जो है, रेडियस आपके पास है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर आपके पास रेडियस है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपसे पूछ रहा है कि बता दीजिए। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगेगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, B बराबर है म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R। अब देखें, ये थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि देखें ये फार्मूला यहाँ देख लें कौन सा है, ये टोरॉइड वाला केस है, ये सोलेनॉइड वाला केस नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ये इसका फार्मूला ये है, सोलेनॉइड के अंदर 2 पाई R वाला सिस्टम नहीं होता, अभी आपने देखा इससे पिछली वाली एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 1000 मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर कितना है 3, और ये 2 पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास कितना है 0.1। अब ये जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी ना यहाँ पर, ये देखें 2 पाई, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा
4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जो आपके पास वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3। आपकी बुक में जो एम्पेयर लिए गए हैं ना वो 2.5 लिए गए हैं, और जो क्वेश्चन में दिए हैं वो 3 एम्पेयर दिए हैं। मतलब क्वेश्चन में 3 एम्पेयर दिए हैं और सॉल्व करने के दौरान 2.5 लिख दिए हैं, तो आपको 3 रखना है यहाँ पर, ठीक है। और ये 0.1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 3.77 यही जवाब है, 3.77। ये है, नहीं यार 3.77 नहीं, इसका जवाब आ रहा था 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 10⁻⁻। टू इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.1। कहाँ निकाला था जवाब इसका? एक मिनट मिलेगा यार। देखो वीडियो वगैरह एडिट करना मेरा काम नहीं है, मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकता। जहाँ गड़बड़ होती है ना वो वीडियो में होती है, उसको डायरेक्ट अपलोड करता हूँ। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं यार। थोड़ा सा वेट कर लो, मुझे ज़रा देखने दो ये आंसर, ताकि इसमें गड़बड़ किसी भी किस्म की ना हो। बहरहाल बुक के अंदर आपकी जो है इसने दिया हुआ 3.77, मेरे पास ये 3.77 कैलकुलेशन नहीं आ रही। यहाँ पर जो मेरे पास आ रही है 2 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय 0.1। 6 इंटू 10⁻⁻, ये आ गया 6 इंटू 10⁻⁻3 टेक्सला। अगर आप इसको मिली टेक्सला में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो आपके पास जवाब 6 आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। ये मिली टेक्सला हो जाएगा, मिली टेक्सला। बुक में जो जवाब दिया हुआ है इन्होंने 3.77 बताया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है, 18.6, इसको देख लें। 18.6 अच्छा, 18.6 जो है इसमें बात कर रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर वाली एग्जाम्पल है। अब जो दो एग्जाम्पल आएंगी ना, 18.6 ये वाली और 18.7 ये गैल्वेनोमीटर वाली। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है, रेसिस्टेंस बता रहा है 100 ओम है, ठीक है। और इसमें आप एम मीटर जो है वो लगा रहे हैं, और शंट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप 0.1 ओम जो है वो शंट यूज़ कर रहे हैं। जिन बच्चों ने वीडियोस देखी होगी गैल्वेनोमीटर वाली वो समझ रहे होंगे कि शंट में बोल किसको रहा हूँ। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो बता रहा है यहाँ पर 100 माइक्रो एम्पेयर। करंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। करंट बता दीजिए, अमाउंट ऑफ करंट। डेटा लिख लीजिए इसका,
डेटा नंबर 1 रेसिस्टेंस, ये जो कहलाएगी ना, ये रेसिस्टेंस ये RG कहलाएगी, वो रेसिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जाती है। ठीक है भाई, 100 ओम। अच्छा, शंट जो है उसने बताया शंट की रेसिस्टेंस को हम RS से लेते हैं। ये S जो है शंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, RS, और वो बता रहा है 0.1 ओम। ठीक है भाई, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर, डिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर वो है 100 माइक्रो एम्पेयर। ये आपके पास IG है। ठीक है भाई, फार्मूला यूज़ करेंगे इसका, सोल्यूशन की तरफ चलें। फार्मूला यहाँ पर है RG मल्टीप्लाई बाय IG बराबर है I माइनस IG मल्टीप्लाई बाय RS। ठीक है भाई, अब यहाँ करंट की वैल्यू उसने आपसे बोला है, करंट जो है वो फाइंड आउट करके बताइए। नंबर 4 डेटा में करंट जो है वो आपसे बोल रहा है फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है भाई, तो करंट यहाँ पर है, IG को भी यहाँ लेके आएंगे, RS को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा किसके, RG मल्टीप्लाई बाय IG डिवाइडेड बाय RS प्लस IG। वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो करंट की मिकदार जो आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी 100.1 मिली एम्पेयर। ठीक है, मिली एम्पेयर, मिली एम्पेयर। ठीक है भाई, अच्छा आगे चलते हैं। अब इसके अंदर आखिरी जो हमारे पास एग्जाम्पल है, वर्कड एग्जाम्पल, इसके अंदर ये गैल्वेनोमीटर वाली है। गैल्वेनोमीटर कॉइल ऑफ 40, उसने बोला है कि ओम जो है रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर कॉइल की, और फुल रेंज डिफ्लेक्शन वो बता रहा है कि 4, यहाँ पर करंट जो है वो 4 मिली एम्पेयर का है। आप इस गैल्वेनोमीटर को कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर। अब वो आपसे बोल रहा है कि आप जो है इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में, और उसकी रेंज जो होगी वो 0 से लेकर 12 वोल्ट तक होगी। देखें ये वीडियोस देखें ना आप, ये लेक्चर सुनने पड़ेंगे ना आपको जो मैं पहले बना चुका हूँ। ठीक है, वरना आप कैसे कर पाएंगे इनको, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे तब तक आप कैसे कर पाएंगे इसको। अब आपको रेंज समझ में नहीं आ रही होगी, यहाँ पर दूसरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, इससे पहले शंट गुजरा है वो समझ में नहीं आ रहा होगा, पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसका डेटा लिख लीजिए। गैल्वेनोमीटर वाली जो रेसिस्टेंस है यहाँ हमारे पास वो है 40 ओम। यहाँ पर जो करंट है IG, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस केस के अंदर जब वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो करंट कंजर्व्ड रहता है। वो करंट जो गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगा वो भी उतना ही होगा जो टोटल करंट होगा, 4 मिली एम्पेयर। और मिली एम्पेयर को आप एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 4 × 10⁻³ एम्पेयर। वोल्ट मीटर की जो उसने रेंज बोली है ना, ये उसने बोली है 0 से लेकर 12 तक, 12 वोल्ट तक की आपको रेंज रखनी है। ठीक है भाई, इसमें जो चीज़ उसने आपसे पूछी है वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस, ये हाईएस्ट रेसिस्टेंस होती है वोल्ट मीटर के अंदर। ये मैं लेक्चर में अपने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है वो वोल्ट बराबर है IG और RG प्लस RX के, प्लस RX के। RX आपको फाइंड आउट करना है तो इसको एक साइड पे ले आइए
और यहाँ पर क्या आएगा, वोल्ट, और ये आई जी माइनस आर जी। ठीक है भाई, वैल्यूज़ पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो आपके पास आर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2960 ओम। 2960 ओम जो है वो आएगी। अब जब आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वो ज़रा ध्यान से बात सुन लीजिएगा, ख़ास तौर पे इस वोल्ट की जगह पर, क्योंकि रेंज उसने 0 से लेकर 12 वोल्ट तक बताई, और ना आगे प्रॉब्लम्स में गड़बड़ करेंगे। तो ये 0 से लेकर जो 12 तक है, तो आखिरी वाली हद जो 12 है, आप इसको V की जगह पे लेंगे, इसको V की जगह पे लेंगे। तो यहाँ पर इसी वैल्यू को हमने पुट किया। बाकी IG तो ये रहा आपके पास एम्पेयर 4 × 10⁻⁻³ इसको पुट करेंगे। RG जो है वो ये रहा आपके पास 40 एम्पेयर, वो आ जाएगा, और फाइनली आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, वर्कड एग्जाम्पल्स हो चुकी हैं, MCQs देख लें। वर्कड एग्जाम्पल्स हो चुकी, MCQs। पहला MCQ, क्योंकि बुक तो है नहीं ना यार, अब इस PDF से ही काम चलाना है ना, क्या करें, इसलिए कभी मोबाइल उठाना पड़ता है, उसमें PDF देखना पड़ता है, फिर सॉल्यूशन देखने पड़ते हैं। अभी तो बुक आई नहीं है ना इसकी, अभी तो वेबसाइट पर भी PDF नहीं आया। ठीक है, तो पहला जो है हमारे पास, उसमें कह रहा है कि अगर आप जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, ये वर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अगर आप देखेंगे ये वर लिखा होगा, वर नहीं है, ये है VWE, और ये RE जो है ये VERS बन के बन जाएगा रिवर्स। इफ़ वी रिवर्स, अगर हम रिवर्स कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी भाई, वो भी रिवर्स हो जाएगी, वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो पहले का जो है ये B है। नंबर 2 पे आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन जो है, कहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में नहीं करते भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी नहीं करते, प्लांट फोटोसिंथेसिस में भी नहीं करते, ये मैगलीव ट्रेन्स कहलाती हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो हैं। ठीक है, तो ये दूसरे का जो है ये B है, मैगलीव ट्रेन्स, यानी कि मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा इसके बारे में। तीसरे में बोल रहा है इक्वेशन जो है F = BIL, ये सिर्फ आप जब ही इस्तेमाल कर सकते हैं जब F = BIL, ये इक्वेशन आप जब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और लेंथ जो है, ये इनका एंगल आपस में क्या होना चाहिए, यानी कि वो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ ऑफ द कंडक्टर का और इलेक्ट्रिक करंट का, इन तीनों के दरमियान एंगल कौन सा होना चाहिए, जब आप जाके आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे F = BIL, F = BIL 90 डिग्री, ये सिर्फ 90 डिग्री, यानी कि जब परपेंडिकुलर होगा तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर होगा तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जब हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं तीनों एंगल एक दूसरे के, तो हम ये कहते हैं ये राइट एंगल पे हैं तीनों एंगल एक दूसरे के, और इसी को हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल पर हैं। देखें, 3 बातें मैंने कही हैं और तीनों का एक ही मतलब है, 90 डिग्री एंगल हो, राइट एंगल हो या परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहाँ पर A जो है उस पर आप टिक लगा दीजिए। नंबर 4 जो है इसमें आपसे बोल रहा है अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज को आप डबल कर देते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी भाई, वो भी डबल हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी डबल हो जाएगी, तो A पर आप टिक लगा दीजिए। ये सारी बातें वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
फिर 5वें में कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, उसको आप बढ़ा सकते हैं। किस तरह से बढ़ा सकते हैं? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स। जी बिल्कुल, ये है ए, जी वो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, ठीक है, उनकी तादाद में इजाफा करके आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 6 जो है, इसमें आपसे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अलोंग सोलेनॉइड इक्वल टू 0, यूनिफॉर्म डिक्रीज एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, इसमें बी है, यूनिफॉर्म रहेगी, सोलेनॉइड के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म, तो ये बी जो है इस पर आप टिक लगा दीजिए। 7 जो है, इसमें आपसे बोल रहा है दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के दरमियान जो फोर्स होगी, ठीक है, अराइज ड्यू टू, वो किस वजह से अराइज होगी, तो ये सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पे आप टिक लगा दीजिए। 8 जो है, इसमें आपसे बोल रहा है हायर वोल्टेज अगर आपको मेजर करना हो तो वोल्ट मीटर्स की इंटरनल रेसिस्टेंस को आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, और भी उसने ऑप्शन दिए हैं, तो ये ए है, इंक्रीज इट, आप इसको इंक्रीज कर देंगे। नंबर 9 जो है, इसमें प्रोटॉन का बोल रहा है कि वो परपेंडिकुलर जो है वो मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। डायरेक्शन जो है इसकी क्या होगी, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, ये होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ सी जो है इस पे आप टिक लगा दीजिए। नंबर 10 जो है, इसमें आपसे बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द, भाई पैरेलल वाले पे तो फोर्स ही नहीं लगेगी ना यार, अगर पैरेलल होगा तो फोर्स उस पर लगेगी नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए तब जाके फोर्स लगेगी, तो ये सी है, ठीक है, इसका 0 सिंस द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। टेस्ट एडिशन में मिस्टेक्स की वजह से इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है, क्या बताएं आपको। बहरहाल तो अभी भी थकन हो गई है। वर्कड एग्जाम्पल्स और MCQs हमने कर लिए, CRQs और ERQs और न्यूमेरिकल्स ये अगली वीडियो में कर लेंगे भाई, ठीक है, एक पार्ट और बढ़ा देते हैं इसका, क्या करें, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।